सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। मेरा नाम मनीष और आज मैं आप सभी को हिंदी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को पूरा पैटर्न समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका ये पहला लेक्चर है तो कहीं ना कहीं आपको ये जानना बहुत अनिवार्य हो जाता है, आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, अच्छे तरीके से समझना। आपका किताब का नाम है दिंगत। क्या नाम है? तो किताब का नाम है दिंगत भाग 2। याद रख लेना, क्योंकि भाग 1 आप 11th में पढ़े हो, आप हो क्लास 12th के अंदर में, तो आप पढ़ोगे दिंगत। क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे दिंगत। आप कहोगे ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या समझना है? एग्जाम के पैटर्न को समझना है। इस हिंदी के किताब को बाबू दो पोर्शन में ब्रेक करा गया है। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव है और दूसरा आपका सब्जेक्टिव है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपके टोटल 50 मार्क के होंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। और ये जो सब्जेक्टिव है वो आपके 50 मार्क के यानी कि 50 नंबर का होएगा। अब इसके अंदर में टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आपको 50 बनाना होगा और इसके अंदर में टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं, 7 to 8 क्वेश्चंस, जिसके अंदर में हर एक क्वेश्चन बनाना होता है। तो मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चन बनाने होते हैं। क्लियर है? आप ये समझ गए हो। सब्जेक्टिव का बात हम लोग बाद में कभी कर लेंगे। हमें पूरे तरीके से फोकस करना होगा ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है, 50 नंबर के लिए, जिसमें आपके बुक वाले सेक्शन, ठीक है, आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपके जो व्याकरण वाले सेक्शन है बाबू, इसे कंप्लीट करना है। बुक में टोटल आपके 25 से 26 गो चैप्टर है जो आपको पढ़ना होगा और व्याकरण में आपके 19 से 20 गो सवाल मतलब चैप्टर है जो आपको पढ़ना होगा। अब यहाँ पर एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के बीच में, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे लाडलो मेरे लाडलियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो क्या है? तो जो आपका ये जो दिंगत भाग 2 आपका किताब है ना बाबू, ये जो आपका बुक है, ठीक है, ये जो आपका बुक है, ठीक है, इस किताब में ना भी 2 खंड है। एक है गद्य खंड, एक है गद्य खंड और एक है आपका काव्य खंड। याद रख लेना, इन दोनों के अंदर में 13 गो चैप्टर्स हैं। तो टोटल आपको वही 26 गो चैप्टर पढ़ना है। तो आज हम लोग गद्य खंड का पहला चैप्टर उठाए हैं। आज हम लोग गद्य खंड का पहला चैप्टर उठाए हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है बातचीत। जिसका नाम क्या है? तो आप कहोगे सर उसका नाम है बातचीत। क्लियर है? तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत है। अब ये जो आपका पहला चैप्टर है मेरे लाडलो मेरे लाडलियो, बातचीत। अब बातचीत से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर हम लोग बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं, ठीक है, इसका ही मतलब हुआ बातचीत। ठीक है, यानी मैं अगर आपसे बात करना चाहूं तो मैं या तो बोलूंगा या तो सुनूंगा। मैं दो ही प्रोसेस कर सकता हूं ना, यानी दो ही कार्य कर सकता हूं ना बातचीत के दौरान। आप कहोगे हाँ जी सर। जो बातचीत के दौरान जो भी प्रक्रियाएं है, जो भी कुछ हो सकती हैं, इस चैप्टर में हम लोग वही सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इतना याद रखिएगा, हर चीज आपको समझ में आएगा। आपका ये भाई आपको पूरे तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराएगा, आपका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आइए और हम लोग लेखक के परिचय करेंगे। तो बाल कृष्ण भट्ट जो थे, कौन? बाल कृष्ण भट्ट जो आपके थे, यही थे हमारे बातचीत के राइटर। अब बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? आइए याद करते हैं कि हमारे बाल कृष्ण भट्ट जो थे, इनका जो जन्म था वो 23 जून को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844। मेरे साथ बोलो, 23 जून, ध्यान से। 23 जून 1844 को क्या हुआ था? आप कहोगे सर जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करेगा तो मृत्यु आपको याद रखना है कि सर 20 जुलाई 1914। ये दो गो डेट मैंने क्यों लिखा यहाँ पर? 23 जून 1844, 20 जुलाई 1914, ये आपको दोनों याद करना होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम इनका निवास स्थान जानेंगे, निवास स्थान, निवास का मतलब घर द्वार जहां पर है, जहां पर निवास करते हैं, मतलब जिन्हों पर जहां पर इन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा है, अपने बचपन को गुजारा है, उस जगह का नाम था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर में इलाहाबाद जगह पर ही इनका निवास स्थान था। क्लियर है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ही आपके ऑप्शन में आता है। तो अच्छे तरीके से आपने इतना याद करा कि सर बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और अगर मृत्यु की बात करें तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। इनका अगर हम जन्म जहां हुआ था यानी निवास स्थान की अगर हम बात करें तो
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में इलाहाबाद पड़ता है। क्लियर है, इतना याद हो गया। मैं आपको याद करा करा के चलूंगा। सर प्लीज मेरा नाम ले लीजिए, बाबू है ना, क्या नाम है आपका? गुलमन मुस्तफा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे मम्मी का। तो इनके मम्मी का नाम पार्वती देवी था। क्या नाम था? पार्वती देवी था। और इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। आगे देखेंगे, पार्वती तक आपको याद हो गया होगा। कहोगे हाजी सर अच्छे तरीके से याद हो गया है। अगर हम इनके पिता के बारे में बात करें, है ना, तो बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। और माता जी का नाम अगर पूछ देगा तो आप कहोगे सर पार्वती देवी नाम था, याद रख लेना। ठीक है, अगर हम बाल कृष्ण भट्ट के, है ना, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, पढ़ाई के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो प्रारंभ में कब, यानी शुरुआती दौर में संस्कृत का अध्ययन किया था। आपसे ये भी घुमा के सवाल पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट ने सबसे पहली भाषा कौन सी सीखी थी, तो आप कहोगे संस्कृत। क्या कहोगे? संस्कृत कहोगे। इतना याद रख लेना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। एंट्रेंस यानी इंटर की परीक्षा दी थी, आप कहोगे। ठीक है, 1867 में कौन से? तो प्रयाग के मिशन स्कूल से। स्कूल का नाम पूछेगा तो मिशन स्कूल कहाँ के था, तो ये प्रयाग का स्कूल था। क्या किया था, तो कहोगे एंट्रेंस किया था। कब किया था, तो 1867 में किया था, याद रखना। तो शिक्षा से रिगार्डिंग सवाल घुमाएगा। तृतीया के बारे में अगर हम जानेंगे तो 1869 से लेके 75 तक मिशन स्कूल में अध्यापन का काम किया था। और 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल से संस्कृत का अध्यापन किया था। बस ये दो चीज याद रख लेना जो इंपोर्टेंट है। वैसे ऑब्जेक्टिव में सब चीजें क्लियर हो जाती है। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं बहुत डिटेल में लिखी गई है, लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है, बहुत कंफ्यूजन में चल जाओगे। ठीक है ना, इतना नहीं आपको पढ़ना है, याद रख लेना। और 1888 में प्रयाग के कायस्था पाठशाला से इंटर कॉलेज में अध्यापक, है ना, यानी अध्यापक नियुक्त किए गए थे। अध्यापन नहीं, अध्यापक। ठीक है, तो अच्छे से याद रख लेना, कहोगे ठीक है। यानी 1888 ईस्वी में एक टीचर बन गए थे। कहाँ? प्रयाग के कायस्था पाठशाला, है ना, इंटर कॉलेज में, याद रख लेना। क्लियर है? तो इंटर कॉलेज का नाम क्या था? प्रयाग की कायस्था पाठशाला। यहाँ पर 1888 में ये अध्यापक नियुक्त किए गए थे, यानी टीचर के रूप में नियुक्ति मिली थी। अगर हम आगे का बात करें, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ गई। इनको नौकरी 1888 में मिल गया, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा गुस्से वाले व्यक्ति थे, तो ये क्या नौकरी से हटा दिए गए। क्या किए गए? नौकरी से हटा दिए गए, यानी नौकरी से भी इन्होंने अपना हाथ धो दिया, एक तरीके से कह सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे रचना, क्या हम बात करेंगे? रचना की बात करेंगे। रचना का मतलब क्या क्या लिखा है, क्या क्या रचा है। ठीक है ना। सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट, 12th के बाद क्या करे, बोलो एक वीडियोज लाओ। अच्छा ठीक है जी, है ना। चलिए आगे आते हैं। उपन्यास, रचना के अंदर उन्होंने उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। उपन्यास में रहस्य कथा लिखा है, न्यूनतम ब्रह्मचारिणी लिखा है, 100 अजान एक सुजान लिखा है, सुजन नहीं है सुजान है, ठीक है, और गुप्त बैरी को लिखा है। रसातल यात्रा उचित दक्षिणा को भी लिखा है, हमारी घड़ी को लिखा है, और सद्भाव का अभाव ये भी लिखा है। अब यहाँ ना सबसे इंपॉर्टेंट वाला याद करना, क्योंकि इतना सारा तो याद हम नहीं करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आता है। तो एक न्यूनतम ब्रह्मचारिणी करके बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, अगर आप PYQ देखोगे, ठीक है। और उसके बाद 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है एक ये, ठीक है, और सद्भाव का अभाव, ये जो तीन वो आपको दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि न्यूनतम ब्रह्मचारिणी क्या है? एक उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान क्या है? एक उपन्यास है। सद्भाव का अभाव क्या है? एक उपन्यास है। किसने लिखा है? तो बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। एक बार बोलो, न्यूनतम ब्रह्मचारिणी क्या है? एक उपन्यास है। 100 अजान एक सुजन क्या है? एक उपन्यास है। सद्भाव का अभाव क्या है? एक उपन्यास है। तो उपन्यास में 3 गो नाम जरूर याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है ना, ये जरूर याद रख लेना। अगर हम नाटक के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम नाटक के बारे में बात करें, ठीक है, किसके बारे में बात करें? तो अगर हम नाटक के बारे में बात करें
तो पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, वेड़ी संसार, शिशुपाल, नल दमयंती और शिक्षादान और चंद्रसेन। ये सब क्या है? ये सब नाटक है। और भी है, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कटर सुमन की एक नकल, बृहनला के में है, मतलब बृहनला इंडलेश्वरी, ठीक है। और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो देशी मतलब दो दूरदेशी, एक रोगी एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह इत्यादि, है ना। ये सब अब आप कहोगे सर इसमें इंपोर्टेंट क्या है? मैं तो ये नहीं कहूंगा ना ये सब याद कर लो। अरे इतना क्यों याद करना, ठीक है, इतना क्यों याद करना भाई मेरे, क्योंकि जो आए, यानी कि इतना भी थोड़ा ना याद करेंगे, हिंदी में बहुत सारा चैप्टर है। कहोगे हाजी सर, ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें जो ऊपर हमने ये लिखा है ना नाटक के रूप में, इतना सारा, ये आपको याद करना होगा। क्लियर है? आपको ये क्या करना होगा? याद करना होगा। क्लियर है? जरा एक बार बोलना। आपको जो ये ऊपर वाला दिख रहा है, आपको ये अच्छे तरीके से याद करना होगा, मतलब पद्मावती, कीर्तार्जुनी, वेड़ी संसार, शिशुपाल, नल दमयंती, शिक्षादान और चंद्रसेन, ठीक है। तो ये आपको ऊपर वाला जो मैंने बॉक्स बनाया, ये आपको याद करना होगा नाटक के रूप में। आगे आ जाते हैं बाबू, प्रहसन के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रहसन भी लिखा है, थोड़ा सा देखेंगे कि प्रहसन का नाम क्या क्या है। तो जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विखंडन, ये तीन वो याद रख लेना प्रहसन के अंदर में, ठीक है। नोट में कुछ चीजें हैं जो कि इंपोर्टेंट है। बाल कृष्ण भट्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, कि क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। बाल कृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह भट्ट निबंध माला के नाम से प्रसिद्ध है, यानी बाल कृष्ण भट्ट का जो निबंध संग्रह है वो भट्ट निबंध माला से प्रसिद्ध है। यानी बाल कृष्ण भट्ट का अगर पूछ देगा निबंध, तो आप कहना कि सर भट्ट निबंध माला से फेमस है, यानी पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट का निबंध का जो संग्रह है वो भट्ट निबंध माला से फेमस है, इतना याद रख लेना, ठीक है। बाल कृष्ण ने 1000 के आसपास, 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। कितने निबंध? ठीक है, 1000 अप्रोक्स लिखा था निबंध। निबंध प्रकाशित है, महत्वपूर्ण कितना है? तो 100 गो। महत्वपूर्ण कितना है? तो 100 के आसपास महत्वपूर्ण है। बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया। तो केवल इतना याद रख लेना कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक पत्रिका कब निकालना शुरू किया? तो आप कहोगे 1877 में। कब है? बाल कृष्ण भट्ट ने, है ना, हिंदी नामक यानी हिंदी प्रदीप्त नामक, क्या? हिंदी प्रदीप्त, याद रख लेना, हिंदी प्रदीप्त कब निकालना शुरू किया? आप कहोगे सर 1877 में। बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के क्या थे? साहित्यकार थे। पूछता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो कहना भारतेंदु युग के। बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के क्या थे? तो आप कहोगे सर साहित्यकार थे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ जी सर। आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है ना। ये भाई साहब चलो आगे कह रहा है बाबू कि भट्ट जी हिंदी प्रदीप्त में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे थे, यानी कि आधा अधूरा बहुत सारा उपन्यास लिखा था, पूरा पूरी नहीं लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी साहित्यकार के निबंधकार एडिशन और स्टील से करी है। अब ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ये जो बाल कृष्ण भट्ट हैं इनकी तुलना किससे करी गई है? तो एडिशन से और स्टील से करी गई है। याद रख लेना, एडिशन और स्टील से करी गई है, जो कि अंग्रेजी राइटर थे। कहोगे ठीक है, याद रख लेना। तो ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो बाल कृष्ण भट्ट है ना, उनकी तुलना ना एडिशन और स्टील से की जानी चाहिए। यानी कि ये किसने कहा कि बाल कृष्ण भट्ट की तुलना एडिशन और स्टील से की जानी चाहिए? तो ये कहने वाले व्यक्ति का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। याद रख लेना। तो इस सवाल को यहाँ पर बहुत ज्यादा घुमाता है, तो इस पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से याद करना होगा, है ना। हेलो सर जी, नेहा कुमारी, हेलो जी लाडली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी याद हो गया होगा। जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट है हमने आप सभी को बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा पाठ का हिंदी अर्थ समझेंगे। तो मनुष्य को ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान एक वाक शक्ति मिला है। यानी इस चैप्टर में कहा जाता है कि जो मनुष्य है ना, उसको ना एक वरदान मिला है। वरदान के रूप में क्या मिला है? वाक शक्ति। अब वाक शक्ति का मतलब होता है इंसान बोल भी सकता है और सुन भी सकता है, इसका मतलब ये है। यानी कि अगर इंसान के पास वाक शक्ति नहीं होती
ना ये बोल पाता ना सुन पाता, यानी पूरा पूरा गूंगा दिखता, पूरा पूरा गूंगा की तरह प्रतीत होता इंसान। ठीक है, लुंज पुंज होता, कहोगे ठीक है। वाक शक्ति के बिना संसार जो है वो गूंगी सृष्टि जैसा होता, यानी कि कोई किसी की बातों को नहीं समझता, ना सुनता, ना कहता, कहोगे ठीक है। वाक शक्ति का मुख्य लाभ जो है यानी फायदा वो स्पीच यानी वक्तृता और बातचीत है, यानी लोग बातचीत करते हैं या स्पीच देते हैं यानी कि भाषण देते हैं, है ना, बातों को रखते हैं। आप कहोगे ठीक है, तो ये भी चैप्टर में कहा गया है। अगला कह रहा है स्पीच और बातचीत स्पष्ट अंतर है, यानी कि स्पीच अलग चीज होती है और बातचीत अलग चीज होती है। चैप्टर में कहा गया है कि स्पीच अलग चीज हो गया, जो इंसान भाषण देता है वो अलग चीज हो गया, वो भी बोल के देता है मानते हैं, लेकिन वो अलग चीज हो गया, और जो बातचीत हो गया ना ये अलग चीज हो गया, यानी दोनों में स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा अंतर है। स्पीच में औपचारिकता और, है ना, आडंबर अधिक होता है, यानी कि इसमें औपचारिकता ज्यादा होता है, जिससे लोग मान लो खड़े होके किसी ढेर सारे लोगों को सुना रहे हैं, जोश में आके बोल रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इतना आपको बाबू समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। आगे कह रहा है कि स्पीच की शुरुआत प्रायः साहबान, लेडीज एंड जेंटलमैन आदि संबोधनों से होता है, यानी यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो स्पीच होता है, जो लोग बोलते हैं भाषण के रूप में, वो कैसे शुरू होता है, या तो साहबान कहा जाता है, और अगर साहबान नहीं कहा जाता तो लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर तब शुरू किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भाषण दिया जाता है। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, श्रोताओं में जोश और उत्साह उत्पन्न करना। श्रोताओं का मतलब जो भी लोग सुनने वाले होते हैं उनमें जोश आ जाए, उत्साह आ जाए, जुनून आ जाए, है ना, वे होता है स्पीच का काम। बातचीत का उद्देश्य क्या होता है, जैसे एक बातचीत हो गया, स्पीच आपने समझ लिया, चैप्टर में बताया गया है। अब बातचीत के बारे में जानेंगे। तो बातचीत का जो उद्देश्य होता है मन को हल्का और प्रसन्न करना, यानी अगर हम बातचीत करेंगे तो मन हमारा क्या होगा, हल्का। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बातचीत करने से मन कैसा होता है, हल्का और स्वच्छ होता है, अच्छे से याद रख लीजिएगा, और प्रसन्न भी होता है। क्लियर है, यानी जब दो इंसान आपस में बात करेंगे तो अपने दुखों को सुखों को एक दूसरे को सुना लेंगे, जिससे उनका बोझ हल्का हो जाता है, यानी वह मन को स्वच्छ कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं। बातचीत में ताली और औपचारिकता का अभाव होता है। ठीक है, और बातचीत से मन जमा हुआ धुआं जो भी होता है मन में, यानी कि इंसान के मन में जो भी जमा हुआ कड़वाहट होता है, धुआं होता है, बहुत सारी बातें होती है, वो भाप बनकर बाहर निकलता है। यानी कि जो लोग भी बात करते हैं वो अपने सारे टेंशन त्याग देते हैं, जो भी अंदर धुआं बन के जमा हुआ है ना, मतलब एक बात की तरह ना जहन में बैठ गया है, तो बातचीत करके उन सारे बातों को निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो अच्छे तरीके से आप ये भी समझ गए हो कि बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है, जो भी अंदर धुआं जमा होता है वो सब भाप बन के निकल जाता है। आगे, अधिक बातचीत करने वाले लोग कभी कभी खाना पीना भी छोड़ देते हैं, यानी कि बातचीत में इतना आदमी खो जाते हैं कि वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं। इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि जब इंसान को मजा आता है बात करने में, जब वो बातें करने बैठ जाता है, या औरत हो चाहे पुरुष हो, वो खाना तक भूल जाता है, वो खाना तक नहीं खाता। अगर आप देखे हो अपने अगल बगल दो प्रेमियों को, दो लड़के लड़कियों को, अगर वो बात करने बैठ जाए पत्ते नहीं चलता कौन दुनिया में है। चाहे अगर आप दो बूढ़ी औरत को देखो, चाहे दो औरत को देख लो कहीं बैठी हुई, तो खाना पीना का टाइम कौन सा था पता नहीं है यार, है ना, बस जो चल रहा है वो चल रहा है। रॉबिन्सन क्रूसो में नायक, यहाँ पर नायक के रूप में, यानी इस चैप्टर के हीरो कहा गया है रॉबिन्सन क्रूसो को। ये जो इंसान है वो 16 वर्ष तक मनुष्य से दूर रहा है। यानी कि अगर पूछ देगा कि जो रॉबिन्स क्रूसो है, क्या पूछेगा, कहेगा कि जो रॉबिन्स क्रूसो है, क्या कहेगा, कहेगा जो रॉबिन्स क्रूसो है, जो रॉबिन्स क्रूसो है, ये मनुष्य का कितना साल मुंह नहीं देखा है, 16 साल। तो मनुष्य से दूर रहा है जंगलों में, यानी कि मनुष्य से 16 साल दूर रहा है, किसी को ना देखा है ना किसी की आवाज को सुना है। इस चैप्टर में ये कहा जा रहा है एक व्यक्ति के बारे में। ठीक है, तो लंबे समय बाद मानव प्रणाली सुनता है, यानी कि मानव की बातों को सुनता है। मानव प्रणाली मतलब प्राणी, प्राणी का मतलब जीव, मानव जीव को वो जानता है 16 साल बाद। ठीक है, जब वो जानता है रॉबिन्सन क्रूसो, तो अत्यधिक आनंद हुआ उसको, यानी बहुत खुश हो जाता है। बोलने से मनुष्य के गुण दोष प्रकट होते हैं। इस चैप्टर में ये कहा जा रहा है कि जब इंसान बोलता है, जब मनुष्य बोलता है तो उसके गुण और दोष प्रकट होते हैं। यहाँ पर जोसेफ एडिसन के बाद भी आते हैं कि जोसेफ एडिसन के अनुसार
सच्ची बातचीत केवल दो व्यक्तियों में संभव है। अच्छे से याद रखना। तो एडिशन के अनुसार चैप्टर में कहा जाएगा, इसके अनुसार एडिशन के अनुसार, किसके अनुसार, एडिशन के अनुसार। एडिशन का यहाँ पूरा नाम दिया है जोसेफ एडिशन, ठीक है। तो एडिशन के अनुसार सच्ची जो बातचीत होती है केवल दो व्यक्तियों के बीच में ही संभव है। यानी कि अगर आपको एक्चुअल वाला बात करना है, सच वाला बात करना है, ऐसा बात जिसमें रियलिटी निकले, लोग झूठ ना बोले, कुछ फेंके ना, ठीक है, बस बातें ना बढ़ाए, एक्चुअल बात मतलब जो दिल से बात निकलती है, जो सही वाला बात होती है, वो केवल दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, ऐसे बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, ठीक है। एडिशन कहता है ये बात, यानी एडिशन के अनुसार, याद रखना, एडिशन के अनुसार दो लोगों के बीच में केवल बातचीत हो सकती है। दो व्यक्तियों की बातचीत का जो अभाव होता है वो गर्म दूध और ठंडे पानी के उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है, याद रखें ना। तो जब दो व्यक्ति के बीच की जो बातचीत होती है ना, जब वो रियल वाला बात करते हैं, जब सच्चे वाला बात करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो एक गर्म दूध और ठंडे पानी के उदाहरण की तरह समझाया गया है। और जब तीन व्यक्तियों की बातचीत होती है, यानी कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति और तीन व्यक्ति, जब ये तीन व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो ये त्रिकोण के समान होते हैं। चार व्यक्तियों की बातचीत औपचारिक यानी कि फॉर्मेलिटी और संजीदगी युक्त होती है, यानी कि बस यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, यहाँ पर कोई सच वाली बातें नहीं होती है। एक इंसान कुछ बोल रहा है, दूसरा भी कुछ बोल रहा है, जो मन वो बोलते चले जा रहे हैं। तो अच्छे से याद रखना कि दो व्यक्तियों के बीच गर्म दूध और ठंडे पानी की तरह होता है। तीन व्यक्तियों के बातचीत को त्रिकोण के समान कहा गया है। और जब चार व्यक्ति बातचीत करते हैं तो औपचारिक यानी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, यानी कि बस ऐसे ही बातें चल रही है। आगे जहां से आपके सवाल उठते हैं ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बाबू हमारा ऐप आ चुका है, ठीक है, और स्पोकन बैच वहां 299 में मिलेगा जब इंग्लिश आप सीखना चाहोगे। अगर आप चाहते हो पूरा आर्ट्स ना, अगर आर्ट्स में हो, ठीक है, आर्ट्स से पढ़ाई कर रहे हो तो 1299 में पूरा आपको बैच मिल जाता है, ऑल सब्जेक्ट। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती है ना, जहां से आप पूरे नंबर लेकर आओगे। वीडियोज मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, है ना, अनलिमिटेड टेस्ट के मिलते हैं, ठीक है, हर चीज मिल जाता है बेहतर तरीके से। आपका नाम अगर आपको जानना है तो एक विकल्प, क्या नाम है, एक विकल्प नाम है। एक और चीज आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी सिंगल सब्जेक्ट लेना है, मतलब एक वो भी सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, तो भी आपको एक विकल्प हमारे ऐप पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, है ना, और कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि कोई भी क्लास अगर मेरा आए, क्योंकि मैं हर चीज पर रिसर्च करके क्लास लेकर आता हूँ, आपको हर चीज समझ में आ जाता है, मैं हर चीज को आसान करके आपके सामने लाता हूँ। एग्जाम में तो पूरे सवाल बनेंगे, बाकी आपके सारे के सारे सवाल भी, है ना, सॉल्व हो जाते हैं वीडियो देखते देखते। तो सिंगल सब्जेक्ट भी आपको मिल जाता है, स्पोकन ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ठीक है, हर चीज। भैया नंबर बता दो किस नंबर पे हम लोग मैसेज करेंगे, कोई भी डाउट होता है ना, तो इस नंबर पे अगर आप करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी दिया जाएगा, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप आराम से, है ना, बैचेस वगैरह ले सकते हो। क्लियर है, कहोगे ठीक है। तो आपने इतना देख लिया, अब यहाँ पर हमें ना कुछ याद करना है, तो अच्छे तरीके से देख लेते हैं। दो बूढ़ों की बातचीत, दो बूढ़े, जब दो बूढ़े बात करते हैं तो पुराने जमाने की शिकायत करते हैं। तो पूछता है कि दो बूढ़े के बातचीत अक्सर किस चीज को प्रभाव करता है, तो पुराने जमाने की शिकायत को, ठीक है, यानी कि पुराने जमाने की शिकायत करता है ना। आगे कह रहा है कि दो सहेलियों की बातचीत, अगर दो सहेली बात कर रही है तो संपूर्ण और आनंदमयी, यानी कि, है ना, रसपूर्ण यानी आनंदमयी, यानी कि दो अगर सहेली है तो अपनी मस्ती में वो खोई हुई रहती है, अपने आनंद में वो खोई हुई रहती है, इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला, दो बूढ़ियों की बातचीत, बूढ़ों की बातचीत जमाने की शिकायत, बूढ़ियों की बातचीत बहु बेटों की गिला शिकवा, यानी कि बहु बेटी का शिकायत। क्लियर है ना, बूढ़े लोग जमाने की शिकायत करते हैं और बुढ़िया जो होती है दादी के एज की, वो बहू बेटी की शिकायत करती है, उसके गिले शिकवे के बारे में बताती है कि बहू मेरी ना मेरी बेटी को तड़पाती रहती है, ऐसी शिकायतें रहती है, तो इस तरीके से, ठीक है। और स्कूल के बच्चे की जो बातचीत होती है बाबू, वो उस्ताद की शिकायत या सहपाठियों के गुण दोष, यानी कि मेरा दोस्त ना ऐसा है, मेरा क्लास में वो जो है ना तेज है, या वो जो मेरा क्लास में है ना वो मेरे से ना कमजोर है, यानी गुण और दोष, यानी कि अच्छा बातें बुरी बातें जब स्कूल के बच्चे होते हैं वो आपस में बतियाते हैं, मतलब उस्ताद और शिकायत वाली, मतलब शिकायत उकायत अपने सहपाठियों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में ऐसे बातें करते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, दो बूढ़ों की बातचीत जमाने की शिकायत,
दो सहेलियों की बातचीत संपूर्ण और आनंदमय होती है। दो बुढ़ियों की बातचीत बहू बेटी के, है ना, गिले शिकवे के बारे में होते हैं। और स्कूल के बच्चों की जो बातचीत होती है बाबू, वो उत्साह की शिकायत या सहपाठियों के गुण दोष के बारे में होती है। क्लियर है? चलिए, तो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से भाई सारे पॉइंट्स बता दूंगा इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स है ना, तो टेंशन नहीं लेना है। यही चैनल है जो आपके लिए भैया एक विकल्प बेस्ट रहेगा, ठीक है, और आपको हर चीज यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो इतना याद रख लेना और सपोर्ट बनाना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है क्योंकि ये जो आपके मनीष भैया हैं ये केवल कहते नहीं करके दिखाने वाले में से हैं, है ना। आपको भी पता है कि लड़का ये ऑर्गेनिक तरीके से मेहनत करता है, नेचुरल तरीके से मेहनत करने वाला है, ठीक है। आपको बेस्ट कंटेंट देने पे विश्वास रखता हूँ, ठीक है, याद रख लीजिएगा, है ना, है ना। चलिए, है ना, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं। पढ़े लिखे लोगों की जो बातचीत होती है वो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जैसे साहित्यकारों की चर्चा करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बड़े बड़े मतलब विद्वानों की बात करते हैं। बातचीत के प्रकार, एक तो होता है राजकाज, यानी कि मतलब राजा महाराजा, उसके काम, उसके बारे में बातचीत करना। व्यापार के बारे में बातचीत करना। प्रेमलाप के बारे में बातचीत करना। मतलब कि बातचीत करने के प्रकार ये होते हैं, कोई राजकाज के बारे में बात करता है, कोई व्यापार के बारे में, और फिर प्रेमालाप के बारे में, यानी कि प्रेम रूम में खोया हुआ है भाई, तो इस तरीके से बातें करते हैं। यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का उच्च विकास हुआ है, यानी यूरोप के लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है एक बोलने का अलग यानी अनोखा कला, यानी ये लोग ऐसे बोलेंगे ना आपको लगेगा फुल झड़ रहा है, इट मीन्स कि आप प्रभावित हो जाओगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से। तो आर्चित, अब जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, बात करने की एक अलग कला होती है जो यूरोप के लोगों में होती है। ये ऐसे बात करेंगे ना आपको लगेगा भाई सब क्या खतरनाक लोग हैं, इनसे कोई गलती नहीं होती है, आपको लगेगा कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से। सुहद गोष्ठी, ऐसी बातचीत जो कानों को सुखद दे और अहंकार रहित हो, यानी उनमें अहंकार नहीं होता है, ठीक है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है कि ऐसी बातचीत जो कानों को सुख देता है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से लोग बोलते हैं और बातें करते हैं। आधुनिक शुष्क शास्त्रार्थ में रस का अभाव होता है, याद रखना, आधुनिक शुष्क शास्त्रार्थ में रस का अभाव होता है, शास्त्रार्थ में, किसमें, शास्त्रार्थ में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है। कह रहा है कि बड़ी कंपनियों और कार्यों की शुरुआत भी प्राय 2-4 मित्रों की बातचीत से शुरू हुई थी, यानी जो बड़ी बड़ी आज कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं 2-3 लोग बैठे होंगे, मित्र बैठे होंगे, 2-4 मित्र, और उनका बातचीत शुरू हुआ होगा, और उस बातचीत के दौरान ये बड़ी बड़ी कंपनियां आज बनी हैं। यानी कि निष्कर्ष ये है कि कहीं ना कहीं बातचीत करने से इंसान कहीं ना कहीं पहुंचता है। 25 वर्ष से ऊपर के लोग बातचीत, है ना, रसगर्भित और अनुभव पूर्ण करते हैं, और सर्वोत्तम बातचीत अपने मन से, यानी आत्म संवाद, यानी जीवा को नियंत्रित करने से क्रोध और आदि शत्रुओं पर विजय मिलती है। यानी कि सर्वोत्तम बातचीत किसे कहा गया है कि इंसान अपने आप में पहले बात कर ले, ठीक ना, यानी उन्हें अगर गुस्सा आता है तो अपने जीवा पर नियंत्रण कर ले, अवाक होकर बात कर ले, इट मीन्स कि अपने आप से बात कर ले, ठीक है, हाँ, जिससे वो अपने आप पे विजय प्राप्त कर सकते हैं और शत्रुओं पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर था। अब चैप्टर में सारी चीजें आपने अच्छे तरीके से बाबू देख ली। ये आपके प्रश्न उत्तर हैं जो आपके चैप्टर के हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हैं, आपको मैंने हिंदी अर्थ बता दिया है, लेकिन इससे पहले हम चैप्टर का सारांश करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे बेहतर तरीके से, है ना। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सारांश देखने वाले हैं। सारांश है क्या भाई, ठीक है ना, सारांश नहीं है क्या, हाँ है, चलो। तो सारांश क्या होता है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। सारांश कितने नंबर में पूछा जाता है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आप सभी को पता है कि सारांश जो होता है वो 5 नंबर में पूछता है, और पहला चैप्टर डेफिनेटली आपका आता है हर साल एग्जाम में, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इस पूरे चैप्टर का निचोड़। प्रस्तुत निबंध बातचीत, लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, चाहे बालकृष्ण भट्ट है। यानी प्रस्तुत निबंध, यानी बातचीत क्या है, एक निबंध है, और इसके राइटर कौन है, महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के निबंध से, यानी इसके माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं। यानी कि जो हमारे राइटर है वो कहते हैं कि अगर आपके पास वाक शक्ति है, यानी सुनने की क्षमता है और बोलने का क्षमता है, तो आप इसका सही इस्तेमाल कीजिए, है ना। क्या कहते हैं, बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वाक शक्ति,
यानी मनुष्य को ईश्वर ने एक अनमोल शक्ति दिया है जिसको वाक शक्ति कहते हैं, तो इसका सही इस्तेमाल मनुष्य को करना चाहिए। उसके बारे में मतलब बताते हैं। लेखक बताते हैं कि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। यानी लेखक कहता है कि अगर मनुष्य को वाक शक्ति नहीं मिलती, मतलब कि बोलना और सुनना ये दोनों क्षमता नहीं होता इंसान के पास, तो इस समस्त सृष्टि जो है वो गूंगी दिखती। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, यानी जो लेखक है वो बात करने के अलग अलग तरीके बताते हैं। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने और फिरने आदि की जरूरत होती है, यानी इंसान जो है अगर उसको अपनी जिंदगी को मजेदार बनाना है तो उसको खाना पीना घूमना है ना चलना इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार बातचीत की भी होती है, यानी इंसान को अगर भैया जिंदगी मस्त गुजारना है तो खाने पीने चलने फिरने के अलावा बातचीत की भी जरूरत होती है ना। इसीलिए हमारे मन में जो भी गंदगी या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल जाता है। वो कहते हैं कि जो भी हमारे अंदर धुआं बन के मैल जम के जमा रहता है, जो भी गंदगी, वो सब बातचीत करने के दौरान बाहर निकल जाता है। ठीक है, हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है, यानी इंसान के जिंदगी में ये जो बातचीत है इसका एक अलग तरीके का मजा होता है। क्या होता है? एक अलग तरीके का मजा होता है। ठीक है, वो कहते हैं, है ना। यही नहीं, भट्ट जी ये भी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। यानी भट्ट जी कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी, कि जब तक इंसान बोलता नहीं है, जब तक वो एक दूसरे से बातें नहीं करता है, तब तक उसका गुण और दोष पता नहीं लगता है किसी को। ठीक है ना, उसके अंदर क्या गुण है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है। यानी महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी इंसानों के बारे में लोग जान पाते हैं जब इंसान वो बोलता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक के बातचीत तो केवल राम रमौला है, यानी कि जब 4 या 4 से ज्यादा लोग बात करते हैं तो सही वाला बातचीत नहीं होता, राम रमौला है, यानी कि बस मस्ती के लिए, मजाक के लिए, टाइम पास के लिए होता है। ठीक है, यूरोप के लोगों में बातचीत का एक अलग हुनर होता है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। वो ये कहते हैं कि यूरोप के जो लोग हैं ना, उनमें बोलने की एक अलग कला होती है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कला मतलब कहा गया है। क्योंकि जब यूरोप के लोग बोलते हैं तब ऐसा लगता है, सुहावना लगता है। ठीक है, लगता है कि कोई हमें मोहित कर रहा है, इस तरीके से बहुत प्यारे बोलते हैं वे लोग। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें जिससे खुद से बात कर ले, यानी अवाक होकर बातचीत कर ले। ठीक है, तो बातचीत करने का एक अलग तरीका वो बताते हैं कि सबसे पहले इंसान को अपने आप से बातचीत कर लेना चाहिए ताकि इंसान समझ सके, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सके, मैं आगे क्या बोलूंगा इंसान ये जान सके और अच्छे तरीके से हर किसी के साथ बिहेव कर सके। तो आपने ये पूरा समरी अच्छे से समझ लिया होगा, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कहोगे तो मैं करा दूंगा या ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन में करा दूंगा। ठीक है, चलो भैया आज क्वेश्चन आंसर करा ही देते हैं, है ना, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो आइए प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आप लोगों के पास प्रश्न उत्तर है ना। खुद से अवाक होकर बात करना सबसे अच्छा माना गया है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, है ना। जब इस तरीके से आप लोग पढ़ोगे ना यार, मजा आ जाएगा। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है। बहुत बढ़िया चित्रंजन कुमार, बहुत बढ़िया बाबू, है ना। इस तरीके से मुझे अगर 100 स्टूडेंट मिल जाए ना लाइव क्लास में, मैं दावा करता हूँ भाई, मैं बदल दूंगा बिहार को 100 बच्चों की मदद से। ठीक है, कुछ बड़ा करा जाएगा यार, कुछ बड़ा इम्पैक्ट डाला जाएगा लाडलो, है ना, है ना, है ना। चलो आगे आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट की अगर हम बात करें, माने सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ का रहा सबसे पहला सवाल, अगर हम में वाक शक्ति ना होती, वाक शक्ति ना होती इट मीन्स कि बोलने और सुनने की क्षमता ना होती तो क्या होता? अरे पूरे संसार गूंगा प्रतीत होता। आप कहोगे हाँ जी सर, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह पूरी समस्त संसार गूंगी प्रतीत होती। कहोगे हाँ, पूरी गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर दुख सुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होती तो हम वो भी नहीं कर पाते। यानी वाक शक्ति ना होती तो ये समस्त संसार गूंगी प्रतीत होती।
लोग बोल नहीं पाते, बातें नहीं कर पाते, अपने दुख को अपने सुख को एक दूसरे से बांट नहीं पाते, जिसके कारण पूरे ये जो मतलब इंसानों की जो मतलब फीलिंग्स है, ठीक है, वो नहीं खत्म हो पाती। ठीक है, तो वही कहते हैं, ठीक है, कि हम जो बोलकर दुख सुख का अनुभव करते हैं, ठीक है, वाक शक्ति ना होती तो हम वो भी नहीं कर पाते। क्लियर है बाबू? तो आपको ये सवाल का आंसर अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार और बोलेंगे ताकि हमें याद हो जाए। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो पूरे संसार गूंगी प्रतीत होती। कहोगे हाँ जी सर। सभी लोग चुपचाप बैठे होते। ठीक है, हम जो बोलकर दुख सुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होती तो हम लोग वो भी नहीं कर पाते। अगर वाक शक्ति ना होती तो हम लोग वो भी नहीं कर पाते। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? चलो सलोनी, समझ में आ गया आपको? चलिए, सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो अच्छे तरीके से 2027 में आप जब भी आपको बोर्ड एग्जाम देना है, कि कोई बच्चा 28 का देखेगा बाद में, भाई फोड़ना है तेरे को। ठीक है, तेरा भाई है अभी, तेरा भाई है अभी। तू इंग्लिश पढ़ेगा ना मेरे से, हिंदी पढ़ेगा ना तू मेरे से, हिस्ट्री पढ़ेगा, पॉलिटी पढ़ेगा ना, मैथ्स पढ़ेगा ना भाई, पूरे नंबर तेरे आएंगे। मैं उतना दावे से ठोक के कहता हूँ। ठीक है, इतना याद रख लेना, तुम्हारे भाई है ना, बस तुम अच्छा होगे। ठीक है, दूसरा सवाल की अगर हम बात करें तो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिशन के क्या विचार थे? यानी बातचीत के संदर्भ में, बातचीत के लिए वेन जॉनसन और एडिशन ने क्या कहा? सवाल ये कह रहा है उनके सोच कैसे थे, उनके विचार कैसे थे। तो बहुत सरल आंसर हम लोग लिखेंगे, बहुत सरल आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन, यहाँ पर बिंदु है मतलब वेन है, ठीक है, वेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। याद रखना, किसने कहा कि सही रूप का पता बोलने से चलता है? तो वे कहने वाले कौन इंसान थे? वेन जॉनसन थे। यानी कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का पता चलता है। तो वेन जॉनसन ने कहा कि बोलने से सही रूप का पता चलता है। क्या याद हुआ? कहोगे याद हो गया। ऑब्जेक्टिव आगे, अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण पता नहीं चल पाएंगे। यानी अगर मनुष्य चुप रहता है तो उसका गुण या उसका अवगुण, यानी कि अच्छा और बुरा पता नहीं चल पाएगा, है ना? याद रख लेना। ये किसके द्वारा? वेन जॉनसन कहता है कि बोलने मतलब बोलने से सही रूप का पता चलता है। और दूसरा पॉइंट, मनुष्य अगर चुपचाप रहे तो गुण और अगुण यानी गुण और दोष का पता नहीं चलता है। ये कौन कहा? वेन जॉनसन ने कहा। आगे एडिशन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। अगला पॉइंट क्या है कि एडिशन ने कहा कि अगर असल में बातचीत करनी है तो केवल दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। ठीक है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वो एक दूसरे के दिल खोलकर बात कर पाएंगे। यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करेगा तो एक दूसरे से दिल खोल के बात कर पाएगा। अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वह बात खोलकर नहीं हो पाती है। ये बात कौन कहता है? तो ये बात कहता है एडिशन। एडिशन कहता है कि इंसान दो ही गो रहेगा ना तो सच्चा बात कर सकता है, तीन गो आया ना तो बातें कोसों दूर चली जाती है सच्ची वाली, है ना? याद रख लेना। क्लियर है? तो याद हो गया होगा कि वेन जॉनसन का कहना था कि भाई जब मनुष्य बोलता नहीं है तो उसके गुण अवगुण का पता नहीं चलता है, इंसान खोल नहीं पाता है, चुपचाप रहता है तो उसके गुण दोष का पता नहीं चलता। फिर एडिशन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है, जब तीसरा व्यक्ति आता है तो वह बात खुलकर नहीं हो पाती है। दोनों के बारे में आपको याद हो गया होगा। अगर ऑब्जेक्टिव दोनों से रिगार्डिंग पूछेगा तो आप बहुत प्यार से बता देना। अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगला सवाल है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो सबको पता है कि यूरोप के लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का इस्तेमाल करते थे अच्छे तरीके से बात करने के लिए, अच्छे तरीके से बात करने के लिए। अरे बोलो, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। यह बात करने की एक ऐसी कला है, यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यह बात करने की एक ऐसी कला है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रश्न छोड़े जाते हैं। मतलब चतुराई के साथ एक दूसरे पे इम्पैक्ट छोड़ दिया जाता है। हम बात करेंगे, आप मेरा फैन हो जाओगे, ऐसे चतुराई पूर्वक मैं आपसे बातें करूंगा और मैं आपके ऊपर कुछ प्रसंग छोड़ दूंगा। इट मीन्स कि आप मेरे से लुभा जाओगे, ऐसी वाली। तो यह बात करने का एक ऐसा कला है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रश्न छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन नाम की जो कला है वो यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। और इससे बात करने से एक अलग लेवल का इंसान प्रश्न छोड़ देता है एक दूसरे व्यक्ति पर।
तो आप बना के कैसे लिखोगे कि सर यह बात करने की एक ऐसी कला है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रश्न छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। यह कला यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। क्लियर है बाबू? मजा आ रहा है? सर मजा आ रहा है, लिख भी रहे हो तुम लोग चलो, मुझे अच्छा लग रहा भाई। ठीक है, कुछ तो है जो आप लोगों को पसंद है ना? मेरा पढ़ाने का तरीका आप सबको पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है ना? है ना? सलोनी, हाजी सलोनी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया लड़की। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाई करो क्योंकि लक्ष्मी है ना? एसके जी गोस्वामी। ठीक है ना? वो तो अलग अलग पढ़े हैं भाई। ठीक है, 2-3 लोग अलग अलग पढ़े हैं, है ना? जो पढ़ता है मैं उसका नाम लेता हूँ। ठीक है, जिसका लगता है कमेंट्स कि भाई थोड़ा सा लाजवाब है ना? थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग है, परफॉर्मिंग है ना? चलो बहुत बढ़िया, है ना? तो 14 सवाल देख लेते हैं। 14 कह रहा है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। यानी जब इंसान बातचीत करता है तो उसका उत्तम तरीका क्या हो सकता है। वह इसके द्वारा कैसे अपने लिए नवीन संसार का रचना कर सकता है, मतलब कि नए संसार का रचना कर सकता है। यानी मनुष्य के लिए बातचीत का उत्तम तरीका कैसा होता है, क्या होता है, जिससे वो नया संसार बना सके, नया संसार की रचना कर सके, नवीन संसार का निर्माण कर सके। कहोगे ठीक है? तो आइए देख लेते हैं भाई इसका आंसर बहुत प्यार तरीके से, इंसान को कैसा बातचीत करना चाहिए जिससे वो नया संसार बना सकता है। ठीक है, तो आ जाइए सर। चलो, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप होता है। आत्मवार्तालाप क्या होता है? अपने 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 आप से बातचीत कर लेना। ठीक है, क्लियर है? यानी कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति है ना, क्या करे, विकसित करे, यानी कि व्यवस्थित करे, या होना चाहिए था व्यवस्थित करे, जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। यानी मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति डेवलप कर ले, विकसित कर ले, जिससे वो सबसे पहले अपने आप से बातचीत कर ले। आत्मवार्तालाप इसलिए जरूरी है, यानी आत्मवार्तालाप का मतलब होता है अपने आप से बात करना। यानी आत्मवार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे है ना जो दूसराई को कष्ट ना पहुंचे, यानी कि जो मतलब दूसरा इंसान है उस पर कोई कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है। यानी हमारे अंदर की जो मनोवृत्ति है, यानी कि मन वृत्ति का मतलब होता है अंदर की जो सोचावट है, अंदर का जो सोच है, ठीक है, इसके अंदर नए नए चीजें दिखती हैं, वह हमेशा बदलती रहती है। यानी कि जो हमारे अंदर का सोच है, मन का सोच है, वो हमेशा बदलता रहता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवा पे काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रश्न करे, यानी खुश करे। ऐसा करने से किसी से ना तो कटुता होगी, यानी कि ना ही दुश्मनी होगी, ना ही किसी से बैर होगा, वहीं लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यह बात का उत्तम तरीका है, याद रख लेना। तो बातचीत करने का उत्तम तरीका यह है कि इंसान सबसे पहले वाक होकर बात कर ले, यानी अपने अंदर वाक शक्ति बिल्ड कर ले, विकसित कर ले, जिसके कारण इंसान मीठा बोल पाए, अच्छा बोल पाए, जिससे एक नया संसार का निर्माण होगा और हर कोई एक दूसरे में प्रसन्न होगा, खुश होगा। ठीक है, इस तरीके से, और मधुर वाणी बोलेगा, ना तो किसी से कटुता होगी, ना ही बैर होगा। ठीक है, कहोगे ठीक है सर, चीजें आपको समझ में आ गई। 5वां नंबर का सवाल बाबू आप सभी का क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बाबू। ठीक है ना? हेलो सर, गुड इवनिंग। देख लो, अभी आ रहे हैं कुछ लोग, हैं जी, ये गलत बातें है ना? है ना? चलिए, है ना? चलो आगे आ जाते हैं बाबू, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हम लोग ध्यान से देखेंगे आगे। आगे हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है व्याख्या करें। अगला सवाल क्या है? व्याख्या करें। इट मीन्स कि आपको बहुत डिटेल में बताना है। ठीक है, कह रहा है कि हमारे भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। आप कहोगे हाँ, हमारे अंदर की जो सोच है वो नए नए रंग दिखाती है। अरे कभी पलट जाती है, कभी कहेगी ये करना है, कभी कभी वो करना है। आज कहेगी 4 घंटा पढ़ लेता हूँ, कल कहेगी नहीं आज खेल लेता हूँ, फिल्म देख लेता हूँ, सीरियल देख लेती हूँ। इस तरीके से तो हमारी मनोवृत्ति जो है ना, मन की सोच जो है ना, पागल है जैसे ये पागल है, नए नए रंग दिखाती है। यानी हमारे भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक मतलब कि कुछ कुछ सोच लेती है भाई, अलग अलग तरीके से, ढेर सारे सोच। संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जैसा चाहे वैसा सूरत देख लेना, कोई दुर्लभ बात नहीं है। यानी कि हमारे अंदर की जो मनोवृत्ति है ना, कुछ भी दिखती रहती है,
कैसी भी चीजों को सोच लेती है, एक प्रपंच इसके अंदर चलते रहता है, एक रणनीति अंदर चलते रहता है, कुछ भी अलग अलग देखने का। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई, आंसर क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखना क नंबर का। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ यहाँ होना चाहिए था भाई, सॉरी, पाठ बातचीत से ली गई है ना। मनुष्यों की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, यानी कि जो मनुष्य के भीतरी की मनोवृत्ति है, यानी इंसान के अंदर की जो सोच है वो नए नए रूप दिखाती है। ठीक है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है। ठीक है, जिससे ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिससे घटित होने का आशा ना हो। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति, हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है, हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती रहती है। यानी हमारे अंदर की जो सोच है वो संसार में क्या अच्छा है क्या बुरा है सबके बारे में हमें याद कराती रहती है। तो आप इसको बहुत प्यार से लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्यों की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए, यानी प्रत्येक समय नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है जिसमें ऐसी घटना को भी दिखा जा सकता है जिससे घटित होने की आशा ना हो। यानी हमारा मन ऐसा भी सोच लेता है जो घटना होगी ही नहीं, जो हो भी नहीं सकती है वैसे भी सोच लेता है। ठीक है, जिससे घटित होने की आशा ना हो। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति यानी अंदर की जो हमारी सोच है हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत हमें कराती है। कहोगे ठीक है बाबू, अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लेना यार इस चैनल को। ठीक है, आई काइंडली रिक्वेस्ट, मैं तुम्हारे पढ़ाई को इतना लाजमी कर दूंगा, इतना ज्यादा एडवांस कर दूंगा, आपको समय कम देना पड़ेगा और ज्यादा नॉलेज लेकर जाओगे, याद रख लेना। ठीक है, याद रख लेना, है ना, है ना, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं, है ना। अगला सवाल है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण-दोष प्रकट नहीं होता है। ये बात वेन जॉनसन ने कही थी, आपको पता है, ये बात वेन जॉनसन ने कही थी, आपको पता है। तो प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ लिखा गया, सॉरी, पाठ बालकृष्ण भट्ट से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर सकता है, उसका आनंद उठाता है। जब मनुष्य वचाल हो जाता है, वचाल मतलब कुछ बोल नहीं पाता है, मतलब ज्यादा बोलने लगता है, अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं कर पाता, यानी वचाल का मतलब ज्यादा बोलने लगना, कुछ भी मुंह से निकलने लगना। तो वही कह रहा है कि जब मनुष्य वचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है तो वह दोष है। परंतु वह क्या है? दोष है। जब इंसान अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है वह क्या है? दोष है। लेकिन वही सलीके से अगर बात करता है, यानी एक तरीके से बात करता है, अच्छे तरीके से अगर वो बात करता है तो वह गुण है। यानी कि कह दिया गया ना यहाँ पर कि अगर इंसान अच्छे से बातचीत करेगा तो वह उसका गुण है, यानी कि खासियत है, अच्छा बात है। और अगर इंसान वाचाल हो जाता है, ज्यादा बातें करने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है तो वह दोष है ना। वही सलीके से बात करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण, ठीक है, उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चल पाता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी बाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट हो जाते हैं। यानी जब तक इंसान बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, जब वो बोलने लगता है तो उसका गुण और दोष सामने आने लगता है। हमने सारांश जस्ट क्वेश्चन आंसर के पहले करा दिया था, ठीक है। तो मैं उम्मीद से इतना कह सकता हूँ कि मेरे भाई आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, ठीक है। तो आप लोगों से एक ही अनुरोध है मेरा, ठीक है, आप लोगों से एक ही अनुरोध है मेरा, ठीक है, कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे लाडलूस, ठीक है, मेरे लाडलूस, ठीक है, मेरे लाडलूस जितने भी हैं आप सब, ठीक है, क्या करके जाइएगा, क्या करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप सबको पता है यार कि मैं आप सभी के लिए ना पूरे मेहनत कर दूंगा, ठीक है। आप लोग जो कहोगे वो दे दूंगा। मैंने क्या कहा कि मैं आप सभी को मेरे भाई इंग्लिश पूरा पढ़ा रहा हूँ बेहतर तरीके से। अगर आप चाहते हो कि इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाए, इसका आपको टेस्ट भी मिल जाए, हर चीज इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, तो हमने 299 का बैच बना दिया है। आपको केवल हिंदी पढ़ना है तो 299, इंग्लिश पढ़ना है तो 299, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ कुछ भी पढ़ना है 299। एक विकल्प डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, एक विकल्प, ठीक है, आपको ये ऐप अच्छे तरीके से मिल जाएगा।
कहीं पर भी देखोगे तो, और अच्छे तरीके से आप इसे डाउनलोड करके रखना, है ना, डाउनलोड करके रखना, ठीक है, इतना याद रख लेना, ठीक है। बेहतर तरीके से आप सभी को मैं तैयारी कराऊंगा, जस्ट बिलीव, ठीक है। सवाल हम लोगों के सामने ये रहा, सबसे पहला सवाल है बाबू की बातचीत, ध्यान से देखना। ये जो बातचीत आपका चैप्टर है, शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। निबंधकार का मतलब रचने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है, ठीक है। तो हर किसी को पता है कि ये जो चैप्टर है बातचीत, इसके लिखने वाले थे बालकृष्ण भट्ट। कौन थे, बालकृष्ण भट्ट थे। लेकिन 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 मैं आप सभी को और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। जैसे इनके पापा का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। मम्मी जी का नाम क्या था, पार्वती देवी नाम था। ये दो गो नाम याद रख लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से। बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है, ठीक है। यस सर, तो पहला का ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। आगे आ जाते हैं और दूसरा सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो दूसरा सवाल हम लोगों के पास आ चुका है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। यानी कि बातचीत के माध्यम से, यानी जब इंसान बात करता है, चाहे वो जो इस चैप्टर को लिखे हैं, इस माध्यम से वो क्या बतलाना चाहते हैं। तो आप कहोगे सर बातचीत की शैली, यानी बातचीत करने की एक स्किल। स्किल का मतलब शैली होता है, ठीक है, याद रख लेना, कौशल होता है। कहोगे ठीक है, तो बातचीत इंसान को करने आना चाहिए। तो बातचीत चैप्टर के मदद से वो बातचीत करने की शैली, एक ढंग, ठीक है, एक स्किल के बारे में वो बात करते हैं कि अगर इंसान को बात करने आ गया ना, वो मचा देगा, ठीक है, हर किसी को इंप्रेस कर लेगा, ठीक है, अपने मन पे कंट्रोल कर लेगा, दूसरों के दिल में राज कर सकता है, लाइक इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ जी, खुशी कुमारी जी, हेलो जी, हेलो, नाम ले लेता हूं मैं, है ना, तो दिक्कत नहीं है, जितने भी लोग आते हो आप सब। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के बात कर रहा है भाई, तो किस युग की बात करी गई है। आप कहोगे सर भारतेंदु युग, ठीक है ना, भारतेंदु युग है, ठीक है। युग पूछेगा तो आराम से बता देंगे, युग पूछेगा तो भारतेंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भारतेंदु बोलेंगे, अगर युग पूछेगा तब। कहोगे ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो हमारा चौथा नंबर का सवाल है, वो कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ये भी पीला होना चाहिए था, क्वेश्चन का पार्ट है। संपादन का मतलब क्या है, लिखा था, छापा था, है ना, तो आपको ये बताना है। तो आप कहोगे सर, है ना, प्रदीप नामक, ठीक है, मासिक पत्रिका का, याद रख लेना, प्रदीप नामक मासिक पत्रिका। कभी ऐसे भी देता है प्रदीप नामक, ठीक है, मासिक पत्रिका, ऐसे भी देता है। आप कहोगे हाँ सर ऐसे देता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो हमारे पास 5वां नंबर का सवाल है। यहाँ पर 100 होना चाहिए था, यानी कि 100 अजान एक सुजान, है ना, एक उपन्यास है, तो इसके लेखक कौन है। 100 अजान एक सुजन क्या है, निबंध है, कला है, नाटक है, उपन्यास है। सवाल ऐसे भी देता है, आप क्या कहोगे, 100 अजान एक सुजन एक उपन्यास है। क्या है, एक उपन्यास है। 100 अजान एक सुजन क्या है, तो आप कहोगे कि सर यह एक उपन्यास है। क्या है, यह एक उपन्यास है बाबू, ठीक है ना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं, ठीक है ना, है ना, है ना। चलिए, एक लड़का कह रहा है कि सर हम अपने 6 दोस्तों को जोड़ दिए हैं, आप आगे 6 दोस्तों को जोड़ दो। बाबू देखो, ये बालकृष्ण भट्ट नहीं लिखा था, ठीक है, एक बालकृष्ण भट्ट, याद रख लेना, बालकृष्ण भट्ट। क्या, बालकृष्ण भट्ट नहीं, 100 अजान एक सुजान नाम का एक उपन्यास लिखा था। कहोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा जो मिस्टेक है वो मैं सुधार दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस याद करते जाओ। अगला है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक, यानी सबसे ज्यादा प्रचलित है, यानी कि फेमस है। कहोगे सर यूरोप के लोगों में। किसके लोगों में, कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में। जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन था ये बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत ज्यादा प्रचलित था, ठीक है। वो लोग ऐसे बातें करते थे जैसे एक दूसरे के मन में प्रसन्न छोड़ जाते थे, यानी आप उनके ना फैन हो जाओगे भाई, इस तरीके से वो लोग बात करते थे, इस तरीके से शिद्दत से आपको बहुत शांति जैसा फील होता, ठीक है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में, तो आप कहोगे यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में वो बहुत ज्यादा प्रचलित था, फेमस था, प्रसिद्ध था। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, सवाल कह रहा है कि नहीं है,
ये भी तो देखो, सवाल कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। जैसे रेल का विकट खेल है, परिचय पाठ में देखा था। रसातल यात्रा गुप्तबैरी भी है। कौन नहीं है? तो विप थगाम। कौन नहीं है? विप थगाम नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट कहीं ना कहीं करना बहुत जरूरी हो जाता है। गुड इवनिंग गुरुजी। अरे भाई चाय कौन दे रहा है मेरे को? पंकज कुमार। अच्छा अच्छा जी, तुम चाय पिला रहे हो मेरे को? है, चाय पिला रहे हो मेरे को, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में, है ना, बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे किया? अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलना करी थी बालकृष्ण भट्ट की, आपको पता है, होगा। तो किससे करी थी बताओ? एडिशन और स्टील से करी थी। किससे तुलना करी थी? एडिशन और स्टील से। इस क्वेश्चन को 2-3 बार बोलेंगे। कितना बार बोलेंगे लाडलो? अरे लाडलियो बोलो। 2 बार, 3 बार, 4 बार। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे ना, वो बालकृष्ण भट्ट के तुलना कर दिए थे। मतलब जो बालकृष्ण भट्ट है ना, वो हिंदी में इतना मस्त मस्त निबंध लिखते हैं ना। जैसे अंग्रेजी के जो निबंधकार थे, जो एसेस्ट थे, यानी कि एडिशन और स्टील अंग्रेजी में लिखा करते थे। बहुत प्रचलित आदमी है दोनों, बहुत प्रसिद्धि मिला इन लोगों को निबंध यानी कि ऐसे लिखने के ऊपर। तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलना कर दिया कि हिंदी में हमारे भारत के जो ये जो है ना बालकृष्ण भट्ट, सेम एडिशन और स्टील की तरह लिखते हैं। सेम एडिशन और स्टील की तरह लिखते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इन दोनों का क्या कर दिया? तुलना कर दिया, ठीक है। देखो यार, मेरा लक्ष्य है कि हर बच्चों को एकदम शिद्दत वाली पढ़ाई मिले, हर बच्चों को एकदम प्योर कंटेंट मिले, ठीक है। तो आप लोग इस जर्नी में जरूर जोड़ना और दोस्तों को जोड़ना, क्योंकि मेरा भाई देखो, मेरा एक एम्बिशंस है, ठीक है, एक एम्बिशंस है, मेरा गोल है लाइफ में कि मुझे कुछ बेहतर करना है लोगों के लिए, है ना। जो पैसे कमाने के लिए जो कंपनियां बना रहे हैं उनके पीछे आप लोग लगे पड़े हो। जो एक्चुअल में मेहनत करता है, जो एक्चुअल में मेहनत कर रहा है, आप लोग उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो आप लोगों को वैसे इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको कंटेंट तो यार जेन्युइन वाला मिल रहा है ना। आपके एज का हूँ, आपके भाई हूँ, आपके भैया हूँ, 1-2 साल बड़ हूँ, 3 साल बड़ हूँ। तो यार समझ रहे हो, ट्यूनिंग मिलना चाहिए हम लोगों का। कहोगे हाँ जी सर। अगला सवाल कर लेते हैं कि राम रमौला का क्या अर्थ है। अब राम रमौला का क्या मतलब होता है? इसे मन बहलाना, मन वाली बातें। ये कब होती है? जब 4 या 4 से अधिक लोग बात करते हैं, यानी कि 4 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत, है ना। याद रखना, 4 लोगों के बीच नहीं, 4 से ज्यादा, याद रख लेना। जब 4 से ज्यादा लोग आपस में बात करते हैं, कितने? जब 4 से ज्यादा लोग आपस में बात करते हैं, कितने? 4 लोग से हाई ज्यादा हो गया है वो, यानी 4 से ज्यादा लोग जब आपस में बात करते हैं तब राम रमौला कहलाता है, यानी मन बहलाने वाला बात कहलाता है। क्या कहलाता है? मन बहलाने वाला बात कहलाता है बाबू, ठीक है। कुछ लोग याद रख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर ज्वाइन हो जाना, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू। और उसके बाद हमारा एक ऐप है, एक विकल्प, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिंगल सब्जेक्ट के कोर्स भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है, नंबर पूरा लाना है भैया से, या भैया के पूरे टीम से मुझे पढ़ना है, तो उसका भी पूरा बैच है। डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लो, सबसे सस्ता है, सबसे बेहतर कंटेंट वाला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप इस नंबर पे बाबू, ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, ठीक है, आप पूछ सकते हो। आपको पीडीएफ का भी बैच मिल जाता है, ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ का भी आपको बैच मिल जाता है। ऐसा नहीं है केवल पीडीएफ अगर आपको लेना है तो केवल पीडीएफ लेकर भी पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से हमने डिजाइन करा है, ठीक है। अगला करेंगे, बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, ठीक है। सबसे उत्तम, सबसे बेहतर वाला कहोगे सर आत्मवार्तालाप, यानी इंसान एक हो गया ये खुद से बातें कर ले। आत्मवार्तालाप का क्या मतलब होता है? जब इंसान खुद से बातें कर लेता है, जैसे इंसान के पास गुस्सा है, वो अपने आप में बात कर ले, अपने आप के गुस्से को कंट्रोल कर ले, तो सबसे बेहतर बातचीत करने का जो तरीका होता है उसे हम आत्मवार्तालाप कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मवार्तालाप कहते हैं। कहोगे ठीक है। अगला 11 नंबर का, मनुष्य का गुण और दोष कब प्रकट होता है? तो मनुष्य का जो गुण और दोष होता है वो बातचीत करने के दौरान ही पता चलता है। क्लियर है? यानी जब वो बोलता है। क्या कहोगे? जब वो बोलता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। क्या सही है? बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर जी, मेरा एक है ना। चलिए, अरे भाई मेरा एज कौन 30-35 बता रहा है? अबे तुमसे 1 साल बड़ा हूंगा। कुछ भी कमेंट में बोल रहे 1 साल 2 साल।
है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, है ना। बेहतर तरीके से ऐसे ही पढ़ोगे ना, याद कराता हुआ चला जाऊंगा मैं लेक्चर के अंदर ही। ठीक है, नुत्तम ब्रह्मचारिणी, ये जो नुत्तम ब्रह्मचारिणी है उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया, लेखक कौन है ये पूछ रहा है। तो नुत्तम ब्रह्मचारिणी याद रखना, एक कहोगे सर बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था, नुत्तम ब्रह्मचारिणी को बोलो एक बार, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। ठीक है ना, कहोगे ठीक है। अगला सवाल करेंगे जो कि 13 नंबर का सवाल है। 13 नंबर 13 नंबर सवाल है कि बातचीत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। ये जो बातचीत है वो किस साहित्यिक विद्या की रचना है, आपको ये बताना है। ठीक है, क्लियर तरीके से बता दो एक बार बाबू। ठीक है, बातचीत जो है वो किस साहित्यिक विधा की रचना है, तो आप आराम से कहोगे कि ललित निबंध है। ये क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, क्या है, ललित निबंध है, अच्छे तरीके से याद रख लेना। ठीक है, देखेंगे 14 नंबर सवाल देखेंगे। ठीक ना, बालकृष्ण भट्ट की काव्य के रचना काल थे, मतलब किस काव्य के रचना काल थे, आदि काल, भक्ति काल, यानी काल बताना है बेसिकली, है ना। तो कौन काल के वो रचनाकार थे, तो आधुनिक काल के, है ना। अगर युग पूछेगा, अगर युग पूछेगा तो भारतेंदु, भारतेंदु यानी कि भारत, भारत युग याद रख लेना, मतलब एक ट्रिक है, भारत याद रखोगे ना, भारत युग यानी भारतेंदु याद कर लोगे। और जब भी काल पूछता है, क्या पूछता है, काल पूछेगा तो क्या कहोगे, आधुनिक काल। क्या कहोगे, कहोगे आधुनिक काल। क्या कहोगे, तो कहोगे आधुनिक काल। क्या याद रहेगा ये, कहोगे हाँ जी सर। तो युग पूछेगा तो भारतेंदु युग, काल पूछेगा तो आधुनिक काल, याद रख लीजिएगा। क्या बताइएगा, आधुनिक काल। अगला 15 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। निवास स्थान पूछेगा तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद आपने कहा था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, अच्छे से याद रखेंगे। क्या, बोलो एक बार, इलाहाबाद, बोलो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, एक बार बोलो। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश कहोगे, ठीक है, निवास स्थान है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। अब नहीं कह रहा है, आप कहोगे, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम बता दोगे। जैसे कि पद्मावती लिखा है, वेड़ी संसार लिखा है, मेघनाथ वध लिखा है, यानी कि मेघदूतम को नहीं लिखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, मेघदूतम को नहीं लिखा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलो, है ना, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका जो कर्तव्य है वो आप करिए कमेंट बॉक्स में, मेरा जो कर्तव्य है मैं यहाँ कर रहा हूँ कैमरा के सामने, है ना। हमेशा एक चीज याद रखिएगा अपने लाइफ के अंदर में कि यार बहुत बेहतर करना है, लाइफ में बहुत बेहतर करना है, मचा देना है लाइफ में यार, इतना बड़ा करके दिखा देना है ना। मेरे परिवार वालों ने ना एक्सपेक्ट मेरे से एक जॉब की रखी थी, बेटा मेरा 50,000 कमाएगा, 70,000 तक महीना कमाएगा, और बेटा ने मचाया कि भाई साहब गर्दा ही गर्दा कर दिया। तो लाइफ का एक एम्बिशंस हमेशा तैयार करके रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा आपके भैया ने क्या कहा, मेरे लाडलो और लाडलियों, इतना अच्छे तरीके से एक एम्बिशंस बनाना, उस पर टूट पड़ना 2-3 साल, क्या हो जाएगा यार, 2-3 साल कुछ नहीं भी करेंगे तो एम्बिशंस पे अपना मेहनत करेंगे यार, लाइफ में जो टारगेट बनाया 2-3 साल मेहनत करके देख लेते हैं, जो भाई निकलेगा सफलता, भाई वो शोर मचा देगा, समझ रहे हो। तो विनर बनना है आपको, याद रख लेना। बालकृष्ण भट्ट किस युग के, तो कहोगे युग पूछेगा तो आपने कहा भारतेंदु, काल पूछेगा तो आधुनिक काल के। अगला 18 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा उपन्यास, उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है यानी लिखा गया है, तो उपन्यास के बारे में बात कर रहा है। आप आराम से कहोगे सर उपन्यास तो 100 अजान एक सुजान है, ऊपर ही हम लोगों ने किया था, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, ऊपर सवालों में हम लोगों ने किया था ना, आप कहोगे हाँ जी, ठीक है ना। चलिए अब आगे आ जाते हैं, अगला है 19 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि किसने और किसके ना होने से सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति, सबको पता है वाक शक्ति। ठीक है, सब ऐसा रहता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वाक शक्ति, वाक शक्ति का मतलब क्या होता है, बोलना और सुनना। क्या होता है जी ललित जी, बताइए, बोलना और सुनना। ठीक है, कहिएगा ठीक है। अगला सवाल जो कि 20 नंबर का सवाल है, वो कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं, तो नंदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम नंदी पाठ कहते हैं। क्या, नंदी पाठ कहते हैं, यानी ए नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। क्या कहते हैं, नंदी पाठ कहते हैं, आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। आप कहोगे हाँ जी सर,
अच्छे तरीके से दिख रहा है। अगला 21 नंबर सवाल कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। अरे दो इंसान जब बातचीत करता है तो मन हल्का हो जाता है उसका। ऐसे जैसे मान लो इंसान ना, दो औरत है, अब उन दोनों को तुम ना बात ना कराओ, भाई उन लोगों को लगेगा कि टेंशन में बैठी है, डिप्रेशन में चली गई। लेकिन जैसे ही बातचीत करती है उनका मन हल्का हो जाता है, फुर्तीला हो जाती है। सेम आदमियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है। ठीक है, तो बातचीत करने से कहीं ना कहीं स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, है ना, ये सब कम होता है। रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को ना मिला था? 16 साल तक। कितने? 16 वर्ष तक। सबको पता है रॉबिन्स क्रूसो। कहोगे सर रॉबिन्स का रॉबिन्स क्रूसो चलो कोई नहीं, बस याद होना चाहिए। बोलने से मनुष्य के साक्षात्कार होता है, क्या? रूप का। ठीक है, ये बात किसने कहा था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता, उसका गुण, उसका अगुण यानी कि अच्छाई बुराई नहीं पता चलता। कहोगे सर वेन जॉनसन ने ये बात कही थी। बहुत करेक्ट जा रहे हो मुन्ना। वेन जॉनसन ने बात कही थी। वेन जॉनसन ने बात कही थी कि जब तक इंसान बोलता नहीं है, जब तक इंसान बोलता नहीं है तब तक उसका अच्छा बुरा गुण दोष ये सब कुछ प्रकट नहीं होता, यानी कुछ नहीं दिखता है। तो इंसान को बोलना, ठीक है, हाँ जरूरी है, जिससे उसका गुण और दोष पता लगे कि इंसान बुरा है, अच्छा है, उसके अंदर क्या अच्छाई है। अगला 24 नंबर सवाल है कि एडिसन के अनुसार असल असल है ना, यहाँ पर असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? तो एडिशन जो आदमी था वो कहता था कि जब दो लोग आपस में बात करेंगे ना तो वहीं असल बातचीत होगी। वहीं क्या होगी? वहीं असल बातचीत होगी, मतलब सही वाला इंसान बात कर पाएगा। ये बात किसने कहा? ये बात करने वाला जो इंसान था उसका उसका नाम एडिशन था। क्या था? एडिशन नाम था। कहोगे ठीक है। वेन जॉनसन ने क्या कहा था? वेन जॉनसन ने क्या कहा था कि जब इंसान बोलता है ना, जब इंसान बोलता है, ठीक है, जब इंसान मुंह से बोलता है तब इसका गुण और दोष प्रकट होता है। क्या? गुण और दोष प्रकट होता है। कहोगे ठीक है। तो ये भी आपको याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। आगे आ जाते हैं। अगला 25 नंबर सवाल कह रहा है कि प्राय जमाने की शिकायत संबंधित बातें कौन करता है? प्राय जमाने, अब ना जमाने की शिकायत ना किया जाता है। अब जमाने की शिकायत कौन करता है? तो कहोगे महिलाएं करती हैं। कौन? जमाने की शिकायत महिलाएं करती हैं, याद रख लेना। क्या ये सही जा रहे हैं? है ना, चलिए। या बुजुर्ग करते हैं, है ना, यहाँ पर बुजुर्ग हो जाएगा, महिलाएं नहीं होगा। जमाने की शिकायत बुजुर्ग करते हैं, याद रख लेना। महिलाएं बहू बेटी की शिकायत करती हैं। जो महिला होती हैं वो बहू और बेटी इन दोनों के वार्तालाप को बताती है। ठीक है, चलिए तो अच्छे से याद रख लीजिएगा, है ना। अगला सवाल है जो 26 नंबर का सवाल है। 26 नंबर सवाल आप सभी के बीच में है। कहाँ की बातचीत निराली होती है? कहाँ की बातचीत निराली होती है? तो आप आराम से कहोगे कारखाने की बातचीत निराली होती है। कहाँ की? कारखाने की बातचीत निराली होती है। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। अगला सवाल है 27 नंबर। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो बातचीत करने की एक कला है जो कहाँ के लोगों में फेमस है? आप कहोगे सर यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। ये कहाँ देखा जाता है? यूरोप के लोगों में ये ज्यादा देखा जाता है। अगला 28 नंबर का सवाल है कि निबंध के काव्य से बना कौन सा शब्द आया है? निबंध के काव्य से बना, यानी निबंध के काव्य से बना कौन सा शब्द आया है? काव्य यानी, है ना, कबत्य। ठीक है, ये हो जाएगा कबत्य या कबत्य हो जाएगा, कबत्य ही होता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें बच्चे कभी काव्यम, काव्य कला, काव्यांग नहीं, कबत्य, है ना, कबत्य हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, परमार्थ शब्द का अर्थ बताना है। ये बहुत वीवीआई सवाल है, ये बहुत वीवीआई सवाल है। परमार्थ शब्द का आपको अर्थ बताना है मेरे भाई। तो परमार्थ का अर्थ होता है उत्कृष्ट वस्तु। क्या होता है? उत्कृष्ट वस्तु, याद रख लेना, उत्कृष्ट वस्तु होता है। अगला 30 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा प्यार से देखेंगे। 30 नंबर सवाल है कि बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार बताइए। तो बातचीत के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। ये तो बहुत आसान सा सवाल आ गया, कहोगे हाजी सर। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था?
तो सबको पता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। चलो बताओ एक बार, ठीक है, एक बार बताओ मेरे भाई कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो 23 जून 1843, है ना, याद रख लेना, है ना। तो जून में हुआ था, 23 जून को। अगला सवाल करने वाले हैं जो कि 32 नंबर का सवाल है। 32 नंबर सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। निवास स्थान, सबसे पहला सवाल यही हम लोगों ने किया था बाबू, आपको बताना है। तो कहोगे कि सर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ध्यान से देखना कि बाल कृष्ण भट्ट ने कुल कितने मोटे मोटे निबंध लिखे थे। अब कुल मोटा मोटा पूछ रहा है, कुल मोटा मोटा कितना, तो कहोगे सर 1000 तक इन्होंने लिखा था, 1000 एगो, ठीक है। मतलब टोटल यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ना, टोटल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो टोटल पूछ रहा है। कहोगे ठीक है। आगे आ जाते हैं लाडलो, ध्यान से देखना। और अगला 34 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन के नाम बताना है। तो प्रहसन में बहुत सारे प्रहसन हमने आपको याद कराया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तब, ठीक है। तो जैसा काम वैसा परिणाम, कहोगे ये भी है ना। ये नई रोशनी, आचार विखंडन, सर मेरे को तीनों लग रहा है सर, मेरे को सर तीनों लग रहा है, बताओ इनमें से आपको प्रहसन बताना है। आप कहोगे नहीं, ये नई रोशनी केवल है, क्या है, ये नई रोशनी है। सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, है ना। सुन सुन के तो नहीं ना बता रहे हो बाबू, ठीक है, सुन सुन के तो नहीं ना बता रहे हो। 34 कब भी होगा, ये तीनों या सी होगा भाई। कोई मेरे को तो लग रहा है भाई कुछ लोग ना टिप रहे हैं, है ना, है ना। कुछ लोग 34 में हैं, मेरे को लग रहा है कुछ लोग टिप रहे हैं, है ना। चलो ये तीनों है क्या, जरा एक बार बताना, ठीक है। तुम लोग की परीक्षा ले रहा हूँ मैं कंफ्यूजन में डाल के, हैं। रिकॉर्डेड वाले वो भगा के देख लेते हैं, उनका कोई झंझट नहीं है भाई, ठीक है। आप लोग बताओ, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो एक बार जरा बताना बाबू, ठीक है, कि क्या आंसर हो जाएगा, जरा एक बार दिल खुल के बताओ, जब ओपनली एकदम बोलो, ठीक है ना, है ना। ये तीनों हो जाएगा क्या, एक बार बताओ, ठीक है, ये तीनों हो जाएगा क्या, ठीक है। कंफ्यूजन में हो क्या, होमवर्क में डाल दूं, होमवर्क में डाल दूं, है ना। चलो होमवर्क में इसे डाल देता हूं, क्लियर करके लिखना कि सर 34 का आंसर क्या होगा। नहीं नहीं, नेटवर्क इश्यू तो नहीं है बाबू, ठीक है ना, है ना। आवाज तो जा ही रही होगी, है ना। आप जा रही है क्या, एक बार बोलो, एक बार बोलो भाई, ठीक है। आप सही जा रही है क्या, है ना, एक बार बताना जरा, ठीक है। आप सही जा रही है क्या, ठीक है, तो है ना। आगे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। 37 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के, तो कहोगे सर आधुनिक काल के, है ना। आधुनिक, यहाँ पर गलत है भाई, आधुनिक क्या होगा, आधुनिक होगा। तुम लोगों ने ये सवाल किया वैसे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल करेंगे 38 नंबर। 38 नंबर का, बाल कृष्ण भट्ट की रचना, बाल कृष्ण भट्ट क्या है, तो एक निबंध है, कहोगे ठीक है, तो ललित निबंध है, ठीक है। याद रखना पहला चैप्टर आपका क्या है, ठीक है, पहला चैप्टर आपका क्या है, निबंध ही है। अगला सवाल करेंगे 39 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि यानी पढ़ने की लालसा, ठीक है, किसने जगाई थी, तो उनके माता जी ने। उनके माता जी का क्या नाम था, पार्वती देवी नाम था, ठीक है। तो उनके माता जी का क्या नाम था, पार्वती, है ना। संस्कृत में सबसे पहले शिक्षा दे दी थी भाई अपने पुत्र को, बाल कृष्ण भट्ट को, ठीक है। अगला सवाल, बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं है, इनमें से बताना है, क्या पत्रकार, महाकाव्यकार, निबंधकार या आलोचनाकार। तो आप कहोगे सर आलोचनाकार नहीं है, बाकी ये तीनों है। याद रखना, निबंधकार भी है, महाकाव्यकार भी है, पत्रकार भी थे, बस वो आलोचनाकार नहीं थे, वो आलोचनाकार नहीं थे। अगला 40 नंबर सवाल है, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना है। गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना है, इस चीज के राइटर कौन है मेरे भाई। तो आप आराम से इसका आंसर एक होमवर्क में बता देना, है ना, है ना, है ना। इसका एक बार आप सब क्या होमवर्क में कोई आंसर बता देना, बहुत इजी सवाल है। उसके बाद एक या दो और सवाल है, ठीक है। अगला सवाल है 41 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट के समय के कौन साथी साहित्यकार थे, यानी बाल कृष्ण भट्ट जौन समय में लिखा करते थे
उसी समय में उनके साथी साहित्यकार कौन थे, आपको ये बताना है। तो उनके साथी साहित्यकार का नाम था, क्या नाम था, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। हाँ ना, ये बहुत गलत बात है भाई, ठीक है, ये सवाल को रहने देते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 42 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि चंडू खाने शब्द का अर्थ क्या है। चंडू खाने शब्द का अर्थ होता है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली, ठीक है। हाँ ना, अब कहीं मक्खर बैठ गया, देखो यहाँ पर मच्छर बैठ गया भाई, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली, है ना। मतलब उनके लिए सुरक्षित जगह जहाँ पर वो खा सकते हैं, मतलब नशा उशा कर सकते हैं, तो चंडू खाने का मतलब वो होता है। तो चंडू खाने शब्द का मतलब होता है कि अफीम खाने के, यानी कि नशा करने वाली मंडली जिनके लिए सुरक्षित स्थान। मान लो ढेर सारे मंडली है, लोग हैं, सब नशा करते हैं, उनके लिए एक घर है, मान लो एक कोई भी जगह है बढ़िया सा, तो वहां पर ये लोग नशा उशा करते हैं, है ना। तो चंडू खाने का मतलब यही होता है। तो उम्मीद है कि आज आपको चैप्टर फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छे तरीके से आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव कर लिया मेरे भाई। इसी तरीके से आपके हिंदी के, इंग्लिश के, हिस्ट्री, पॉलिटी सभी के सब्जेक्ट के सिलेबस पूरे किए जाएंगे। अगर कोई साइंस ले भी है तो एक विकल्प है, साइंस ज्वाइन करेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मिल जाएगा अच्छे तरीके से, और चैनल भी मिल जाएगा, ठीक है। हर जगह ज्वाइन हो जाना। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं रात के 8:30 बजे हिस्ट्री के क्लासेस में, ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है।